तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपसे बात करेंगे इस साल की शुरुआत से जो बड़ी खबर आ रही है। भारत सरकार ने, द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने पूरे देश में लिक्कर माफिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई हुई है, जिसकी कई खबरें इधर उधर से आ रही थी, लेकिन आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई एनसीबी ने भी कर दी है। आपको बता दूं, शुरुआत से 1 तारीख को जब नया साल चढ़ा था, 1 जनवरी 2023, एक बहुत बड़ी रेड इनकम टैक्स ने की थी बहुत सारे उन लोगों के ऊपर जो शराब की बड़ी कंपनी हैं। उन्होंने जो टैक्स की चोरी की हुई थी उसके खिलाफ मुहिम चली, बहुत जगहों पर छापे पड़े, सब हुआ। उसके बाद ईडी ने बहुत सारे ठिकानों पे जो शराब माफिया था उनके ऊपर रेड्स किए, जिनमें पंजाब के एक बहुत बड़े जो डीलर है लिकर का, उसके बजाज, जो लुधियाना का रहने वाला है, उसके घर पे और ठिकानों पे रेड हुई। इसी तरह गुरुग्राम में रेड्स हुई, मुजफ्फरपुर में रेड्स हुई, और साथ साथ अब एनसीबी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। जो शराब की बिक्री में पैसा बचाया जाता है, वो ब्लैक को वाइट कैसे किया जाता है, उसकी जांच इनकम टैक्स कर रहा है। और वो ब्लैक और वाइट के पैसे को किस तरीके से देश की इकॉनमी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, बेनामी प्रॉपर्टीज़ खरीदी जाती हैं, जायदाद बनाई जाती हैं, दूसरे बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, उसकी जांच ईडी कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। और सबसे बड़ी जांच जो है वो एनसीबी कर रही है। और उसमें जो बड़े खुलासे सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। एक उसकी उदाहरण आपको, एक एग्जाम्पल, एक किस्सा पंजाब का सुनाते हैं, लुधियाना का। 4-5 दिन पहले एनसीबी ने लुधियाना के में एक गुड़ मंडी है, वहाँ पे एक रेड मारी थी, जिसमें 2 अफगान नेशनल एक ड्रग की लेबॉर्ट्री चलाते हुए पकड़े गए थे। 2 लेबॉर्ट्री, दोनों अफगानिस्तान के रहने वाले, वो ये लेबॉर्ट्री चला रहे थे। उसका भी जो सुराग मिला वो एनसीबी की बहुत पेनस्टेकिंग जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके जरिए हासिल हुआ था। हुआ कुछ ऐसे कि आज से 3-1 महीने पहले एनसीबी ने एक कंसाइनमेंट फॉलो किया जो 70 किलो के करीब था, जो मुद्रा पोर्ट से, गुजरात में अडानी पोर्ट से निकल के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर में जाता है। और वहाँ पे एक इसी किस्म की लेबॉर्ट्री पाई जाती है, जिसको वहाँ पर भी अफगानी नेशनल चला रहा था। अब अफगानी नेशनल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए कि अफगानिस्तान का एक हिस्सा पूरी तरह ड्रग के धंधे में लीन है। वहाँ पे बड़ी बड़ी ड्रग की रिफाइनमेंट की फैक्ट्रीज हैं, ड्रग स्टोरेज की, उसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी को जो पैकेजिंग देखना करना, वो सब बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। और लड़ाई जो अभी थमी अफगानिस्तान में अमेरिका के विड्रा करने के बाद, तो एक तरह से फिर दोबारा से ड्रग की स्मगलिंग बड़े लेवल पे अफगानिस्तान से शुरू हो चुकी है, क्योंकि और वहाँ पे कोई लोगों के पास कमाई का साधन नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, और अपने पास देश की सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके। तो ले दे के 2 ही चीज़ें अफगानिस्तान में बचती हैं, एक ड्रग और एक हथियार। और अब जितने हथियार उनके पास पड़े, वो हथियार जो एक ज़माने में रशिया छोड़ के गया था अफगान खाली करने के बाद, उसके बाद जब अमेरिका ने दोबारा अटैक किया, उसके बाद जो हथियार अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले अमेरिकन छोड़ के गए, वो हथियार अब अफगानियों के किसी काम के नहीं है।
जो अच्छे थे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, वो तो अफगान की जो सो कॉल्ड उनकी आर्मी और पुलिस बनी हुई है उनके पास। बाकी कुछ हथियार जो वहाँ के मिलिशियाज हैं, जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं, ट्राइबल लीडर्स के अपने अपने मिलिशियाज हैं, अपनी अपनी फौज है, उन्होंने बांट लिए। और जो किसी काम के नहीं थे या लेस सोफिस्टिकेटेड थे या जिनका एम्यूनेशन मिलने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन हथियार तो आपके पास है लेकिन उसमें लगने वाली चलने वाली गोलियां आपके पास नहीं है, तो हथियार का कोई माना नहीं है। तो इस किस्म के हथियारों को अफगानिस्तान डिस्पोज ऑफ कर रहा है। ये पुरानी कहावत है, जब एक ड्रग की कंसाइनमेंट स्मगल होती है तो उसके साथ हथियारों का एक बड़ा लोड भी स्मगल किया जाता है। तो वो हथियार जो हैं तब काम आते हैं जब उस ड्रग की खेप को पकड़ने के लिए या लूटने के लिए आपके ऊपर कभी कोई अटैक होता है या कोई कार्रवाई होती है, तो उन हथियारों की मदद से आप उस ड्रग की कंसाइनमेंट को बचा सको। ये एक पुराना दस्तूर है ड्रग स्मगलर्स का कि ड्रग के साथ साथ हथियार भी भेजे जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में जो भारत में जो बाहर से हथियार आते हैं, जो अल्टीमेटली या तो अलगाववादी फोर्सेस के पास पहुंच जाते हैं या गैंगस्टर्स के पास चले जाते हैं, वो हथियार ज़्यादातर इसी किस्म की ड्रग की कंसाइनमेंट के साथ ही आते हैं। ये अपने आप में एक अलग विषय है, लेकिन जो बड़े लेवल पे पिछले 1.5 साल से ड्रग लैंड कर रही हैं हिंदुस्तान में, भारत में, उससे एक खतरे की घंटी भी बजती है। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत है, बहुत सारा पैसा ड्रग से निकलता है जो और बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। नार्को टेररिज्म, वही पैसा जो ड्रग से कमाया जाता है वो टेररिज्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उस पैसे से बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं, लोगों को हायर किया जाता है, खरीदा जाता है काम करने के लिए देश के खिलाफ या कुछ स्पेसिफिक जो टारगेट्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये सबको लेके केंद्रीय एजेंसियां जो हमारी हैं, NIA हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, CBI ने भी बीच में काफ़ी रेड्स की हैं लिकर माफिया के ऊपर, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में है। तो ये सब इतनी बड़ी जो एक दिक्कत बनी हुई है सरकार के लिए कि इतना जो हज़ारों करोड़ों रुपए ड्रग के रूप में इंडिया में आ रहा है, उसकी आगे सेल से जो ब्लैक मनी क्रिएट होती है उसको देश के हित के खिलाफ यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए कंसल्टेंट मुहिम सब एजेंसी ने मिलकर चलाई है। तो वहाँ पर चलते हैं यूपी में, मुजफ्फरनगर में, जहाँ से ये फैक्ट्री पकड़ी जाती है, जहाँ पे हाई क्वालिटी हीरोइन को सिंथेटिक जो ड्रग्स हैं वो मिला के थोड़ा सा उसको डाइल्यूट किया जाता है ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ सके और कीमत जो उसकी है वो हाई वैल्यू उनको मिले। तो ये पैसा, और एक ऑलरेडी ड्रग में इतना मार्जिन है, उसके ऊपर और पैसा कमाने के लिए इस किस्म की मिलावट की जाती है जो आम आदमी को पता नहीं चलती। तो वो फैक्ट्री, या दूसरा हाई क्वालिटी ड्रग नहीं मंगवाते तो रॉ ड्रग मंगाते हैं, उस रॉ ड्रग को प्योरीफाई करते हैं, वो भी अगेन केमिकल से लाइक एसिड हाइड्रेट वगैरह मिला के उसको प्योरीफाई कर लेते हैं। तो उस दोनों चीज़ को करने के लिए उनको लेबॉर्ट्री चाहिए होती है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में कितना केमिकल इस्तेमाल करना है वो आम लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि अफ़गानी जो हैं, अफ़गानिस्तान के लोग, एक ख़ास वहाँ के इलाके के लोग, वो इस चीज़ के माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो उनको हायर किया जाता है वो मिलावट करने के लिए, ताकि उनकी क्वांटिटी बढ़े और क्वालिटी ख़राब नहीं हो। ये दो चीज़ें देखनी होती। तो वो अफ़गानी जो पकड़े गए वहाँ से, उनकी मदद से चलते चलते NCB ने
पिछले इसी महीने के शुरू में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया पंजाब के शहर लुधियाना में, जिसको एशिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो उस शहर में एक गुड़ मंडी इलाका है जहाँ से दो लेबॉर्ट्रीज पकड़ी गई, जिनको दो अफगानी टहरे कथित तौर पे चला रहे थे। किराए की जगह थी, भाड़े पे ली गई थी और ये लोग वहाँ पे चुपके से अपना काम कर रहे थे। अब वो भी इंक्वायरी चल रही है कि वो हिंदुस्तान में क्या ऑफिशियली आए थे या अनऑफिशियली आए थे। कोई वीज़ा लगा था। बहुत से अफगानी लोग दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं जो अफ़गानिस्तान में लड़ाई के दौरान पॉलिटिकल अजाइलम लेके हिंदुस्तान में लंबे समय से रह रहे हैं। वो सेपरेट एक इन्वेस्टिगेशन उसकी केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं कि इस किस्म का काम ये अफ़गानी लोग हमारे देश में कैसे कर रहे हैं। तो जब लुधियाना की वो फैक्ट्रियां पकड़ी गई, जो लेबॉर्ट्रीज पकड़ी गई, तो उसकी जब इन्वेस्टिगेशन एनसीबी ने आगे बढ़ाई तो बहुत हैरान करने वाली, चौंका देने वाली लीड सामने आई। पता चला कि इस पूरे ऑपरेशन को एक बड़ी इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल चला रही है, जिसका सरगना उस समय भी कहा गया था। उसका नाम बताया गया अक्षय छाबड़ा। अब अक्षय छाबड़ा की पूरी फैमिली जो है वो लिकर के बिजनेस में है, शराब के धंधे में है। और ये भी पता चला एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन से कि एक ज़माने में अक्षय का पिता, बुजुर्ग आदमी, अब तो वो एक ज़माने में लुधियाना के 3 अलग अलग जो चौक हैं, जो चौराहे हैं, उनके पास वो चाय बेचा करता था। उनमें से एक है गिल चौक है एरिया का नाम, दूसरा लाडोवाल चौक और तीसरा है फोर्टिस चौक। तो कुछ समय उसने एक चौक में चाय बनानी बेचनी शुरू की। वहाँ पे धंधा बराबर नहीं चला तो अपनी वो जो रेडी थी, जो कुछ भी था, वो लेके दूसरे चौक पे चले गए। वहाँ नहीं चला तो तीसरे चौक पे चले गए। इस तरीके से उस शख्स ने चाय बेचते बेचते स्ट्रगल की और अल्टीमेटली एक समय आया जब वो लिकर ट्रेड में घुस गया। तो बहुत लोग हैरान भी हुए थे कि एक चाय बेचने वाला आदमी इतने शराब के ठेके या इतनी बड़ी शराब बेचने की कंपनी कैसे चला सकता। तो उसके कुछ और भाई भी थे, रिश्तेदार थे, सब मिलजुल के ये काम करते थे। क्योंकि लिकर ट्रेड में, क्योंकि हर साल सरकार एक ठेके पे आपको एक जो एनुअल फीस होती है, लाइसेंस फी, वो नीलामी से फिक्स की जाती है। तो वो अमाउंट आप हर साल भरते हो, सरकार को देते हो। और इसी तरह उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो हर महीने आपको भरनी पड़ती हैं। फर्ज करो आपने 36 करोड़ में वो ठेका लिया 1 साल का, तो हर महीने आपको 3 करोड़ रुपया वो इंस्टॉलमेंट सरकार को भरनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं कि अगर आपको ठेका नहीं मिला, आपने नीलामी में आपके जो अमाउंट में कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये 10-10, 12-12 कंपनियां खोल के रखते हैं। एक के साथ और भी 3-4 कंपनी अप्लाई करती हैं। एक को नहीं मिला दूसरे को मिल जाता है, दूसरे को नहीं मिला तो तीसरे को मिल जाता है। लेकिन अल्टीमेटली मिलते उन्हीं लोगों को हैं जिन लोगों की कार्टेल चल रही होती है, कॉटरी चल रही होती है, सिंडिकेट बना लेते हैं, घर के लोग होते हैं सब। तो इसी तरह से लुधियाना में एनसीबी को इस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 3 बड़ी कंपनीज हैं और तीनों का नाम वही है जिन 3 चौक पे एक दिन वो सीनियर छाबड़ा चाय बेचा करता था। एक कंपनी का नाम है गिल चौक ट्रेडर्स, दूसरी कंपनी का नाम है लाडोवाल चौक ट्रेडर्स, तीसरी कंपनी का नाम है फोर्टिस चौक ट्रेडर्स। अब इस कंपनी में ऑफिशियली 25% का हिस्सा जो है भाई वाली है वो अक्षय छाबड़ा की है। बाकी का 75% शेयर 3 और दूसरे या 2 और पार्टनर्स के हैं। अब
जब ये इन्वेस्टिगेशन टूल पकड़ने लगती है तो इनको थोड़ा शक होता है कि कहीं ना कहीं एनसीबी कहीं हमारे दरवाजे पे नहीं आ जाए। लेकिन उसके चलते चलते 15 नवंबर पिछले साल 15 नवंबर को एनसीबी एक शख्स को अरेस्ट करती है लुधियाना से डुगरी ब्रिज के पास, जिसके पास से तकरीबन 21 किलो हाई क्वालिटी हेरोइन मिलती। अब उसकी जब इंटरोगेशन होती है तो वो कहता है कि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। उसका नाम था संदीप सिंह। वो कहता है कि असल जो इसका जो सरगना है, मास्टरमाइंड है पूरे इस रैकेट का, उसका नाम अक्षय छाबड़ा है। तो पुलिस उसको ढूंढने लगती है, लेकिन वो आदमी घर से गायब हो जाता है। एक लुकआउट नोटिस इशू किया जाता है और वो अच्छा हुआ कि समय पे लुकआउट नोटिस निकल गया, नहीं तो आदमी शायद देश छोड़ के भाग जाता। 22 नवंबर को संदीप सिंह के पकड़ने के 7 दिन बाद जयपुर एयरपोर्ट से उस शख्स को पकड़ लिया गया, जहां से वो शारजा की फ्लाइट पकड़ने के फिराक में था। अगर 2-3 घंटे वो नोटिस वहाँ नहीं पहुँचता तो शायद वो देश छोड़ के निकल गया होता। वहाँ से उसको पकड़ के लुधियाना लाया जाता है। एनसीबी के जो जोनल ऑफिस है चंडीगढ़ में, उनके जो बड़े अधिकारी हैं वो उससे पूछताछ करते हैं, जिनमें ज्ञानेश्वर सिंह जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एंड एनसीबी के, वो भी शामिल थे। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन से चौंकाने वाले तथ्य जो हैं वो सामने आते। उस आदमी ने कहा कि पिछले 4 साल में उसने टनों के हिसाब से ड्रग बाहर से मंगवाई, रॉ ड्रग, जिसको आप फर्स्ट डिग्री कह सकते हो, फर्स्ट स्टेज की जो ड्रग होती है, जिसको बाद में प्योरीफाई करके हाई ग्रेड बनाया जाता है, तो रॉ ड्रग मंगाई गई। बाकी किस्सा मैंने आपको बता दिया कैसे उसको प्योरीफाई करते हैं या एम्पलीफाई करते हैं। तो उस आदमी की इंटरोगेशन से ये भी खुलासा हुआ कि आने वाले दिनों में 1470 किलो की ड्रग आने वाली थी, जिसका ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिया गया था। अब देखिए, एक ही शख्स जिसने करोड़ों रुपए की टनों के हिसाब से ड्रग पंजाब में मंगवाई, अब हम कहते हैं पंजाब उड़ता पंजाब है। क्यास लगाए जा रहे थे कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग आती कहाँ से है। ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी ऐसे बहुत से और लोग हैं जो बड़ी मात्रा में ड्रग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर मंगवा रहे हैं। उनकी जांच पड़ताल अभी बड़े लेवल पे चल रही है और इसका शायद एक असर हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से एक भी ड्रग की कंसाइनमेंट बॉर्डर या बॉर्डर के नज़दीक नहीं पकड़ेगी। कहीं ना कहीं एक चेन टूटी है, जो इतना पिछले 3-4 महीने से एनसीबी का, ईडी का, इनकम टैक्स का और सीबीआई का जो प्रेशर बना हुआ है ड्रग सिंडिकेट्स के ऊपर, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। अब इन लोगों से जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि ये लोग हर महीने 3,17,00,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पंजाब सरकार के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को भरते थे और इन ऑल इनके पास 66 ठेके थे, शराब की दुकानें थी, जिनमें 25% का पार्टनर ये अक्षय छाबड़ा था। अब जो बाकी के 3 पार्टनर हैं उनको एनसीबी ने सम्मन किया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए और आपकी जो अकाउंट बुक्स हैं वो लेके आइए। 80 के करीब अकाउंट्स जो डिफरेंट बैंक्स में हैं वो एनसीबी ने उनका रिकॉर्ड निकाला है और उनकी छानबीन हो रही है। बहुत सी हाई एंड लग्जरी गाड़ियाँ, महंगी कारें भी बरामद की गई हैं। एक बहुत आलीशान कोठी और फार्म हाउस वो भी अंडर द स्कैनर है, उसकी भी जांच हो रही है। और इसके अलावा जो पैसा बैंक्स के थ्रू या हवाला के थ्रू बाहर भेजा गया है, ब्लैक मनी जो बाहर भेजी गई है, उसकी जांच पड़ताल भी चल रही है।
बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। बहुत से ऐसे ऑफिसर हैं पंजाब पुलिस के और स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के जिनकी इनके साथ अंदर खाते मिली भुगत थी। इनकी एक्टिविटीज़ को चेक नहीं किया गया, जो क्योंकि एक्साइज जो दारू के लाइसेंस की जो बात है वो एक्साइज ने देखनी थी, और जो ये इलीगल लेबॉर्ट्री चल रही थी उनके ऊपर निगाह रखना पुलिस का काम था, या उनके जो नारकोटिक सेल होता है उसका काम था। कहीं किसी ने 4 साल से ये धंधा इतने ज़ोरों से चल रहा है, लेकिन पंजाब सरकार की किसी एजेंसी को कानों कान खबर नहीं होती। ये बात एनसीबी को हजम नहीं हो रही है। तो बहुत से लोग अंडर द स्कैनर हैं, और इनकी प्रॉपर्टी जो पंजाब के बाहर बनाई हुई हैं अफसरान ने और इस फैमिली ने, उनकी जांच पड़ताल भी हो रही है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में जो इतना बड़ा अभियान भारत सरकार ने ड्रग माफिया के खिलाफ चलाया है, जिस किस्म का पूरे देश में अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स के खिलाफ चल रहा है, अगलाववादी जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ चल रहा है, उसी तरह का ये एक नया फ्रंट सरकार ने खोला है। आने वाले दिनों में ये क्या नतीजे, इसके रिजल्ट्स सामने आते हैं, उन पे निगाह रखनी होगी। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।